सालों पुरानी बात है। एक गांव में सुमित्रा नाम की एक गरीब औरत अपने दो बच्चों ऋषि और सपना के साथ रहती थी। सुमित्रा अपना परिवार चलाने के लिए लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, लेकिन उसमें भी सुमित्रा जैसे तैसे करके अपना घर चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सुमित्रा अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और खुद भी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, तभी उसका बेटा ऋषि उससे कहता है, माँ, आज हमारे स्कूल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, तो आज क्लास की कुछ लड़कियाँ मुझे राखी बांधेंगी, तो बदले में मुझे भी तो उनको कुछ गिफ्ट देना ही होगा ना। इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दो कि मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीद लूँ। और हाँ माँ, मैं इस बार अपनी बहन सपना को रक्षाबंधन पर उसकी मनपसंद वाली बार्बी डॉल देना चाहता हूँ, जो सपना कब से मांग रही थी। क्यों सपना, तुम्हें वही बार्बी डॉल चाहिए ना? हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे वही बार्बी डॉल चाहिए। और माँ, आप मुझे भी थोड़े से पैसे दे दो, जिससे मैं राखी खरीद कर अपने क्लास के लड़कों को बांध सकूं। और कल रक्षाबंधन है, तो मुझे भैया के लिए भी तो एक सुंदर सी राखी खरीदनी होगी ना। अपने बच्चों की बातों को सुनकर सुमित्रा कहती है, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम लोगों को दे सकूं, और ना ही सपना को रक्षाबंधन वाले दिन राखी दिलवा सकूं। इसलिए बेटी, तुम इस बार लाल धागे से ही अपने भाई को राखी बांध देना, क्योंकि तुम्हारी माँ के पास तुम्हें राखी दिलवाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन माँ, हर बार आप ऐसा ही करती हो। आपको पता है, क्लास में हर कोई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, लेकिन मैं कभी भी कुछ नहीं दे पाता, और इस वजह से सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं भैया, अगर माँ के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं इस बार भी आपको लाल धागे से ही राखी बांध दूंगी। सपना की ये बातें सुनकर सुमित्रा बहुत उदास हो जाती है और उसके दोनों बच्चे भी उदास होकर स्कूल के लिए चले जाते हैं। साथ ही सुमित्रा भी अपने काम के लिए निकल जाती है, लेकिन पूरे रास्ते वो बस एक ही बात सोच रही होती है, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों ने आज तक मुझसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, और आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा भी तो एक दूसरे को राखी पर गिफ्ट देने के लिए, लेकिन मैं उनकी छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर सकती। भला कैसी माँ हूँ मैं। इस तरह सुमित्रा दुखी होकर अपने काम पर चली जाती है और काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि और सपना भी अपने स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां सारे स्कूल के बच्चे राखी का त्योहार सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब ऋषि की बारी आती है तो वो अपनी बहन को कुछ नहीं दे पाता, और वहीं सपना भी अपनी क्लास के लड़कों को लाल धागे से ही राखी बांधती है, जिससे क्लास के कुछ लड़के तो उससे राखी बंधवाने से भी मना कर देते हैं। और ये देखकर सपना बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी सपना रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को बहुत ही खुशी से सेलिब्रेट करती है। फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो ऋषि और सपना घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद सपना अपने भाई ऋषि से कहती है, भैया, मैं सोच रही थी जब शाम को माँ घर वापस आएंगी तो हम दोनों उनसे कान पकड़कर माफी मांग लेंगे। पर वो किस लिए? पर हमने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या भैया, आपने सुबह देखा नहीं कि माँ हमारी बातों को सुनकर कितनी दुखी हो गई थी, इसलिए हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा। माँ हर बार हर साल हमारे साथ ऐसा ही करती हैं। हम कभी भी कोई त्योहार ढंग से नहीं मना पाते, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होते। इसलिए मैं जा रहा हूँ जंगल में परियों की दुनिया की परी को ढूंढने के लिए, कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक परी रहती है। इसलिए आज जब मुझे वो परी मिलेंगी तो मैं उनसे बहुत सारे पैसे मांगूंगा। इतना बोलकर ऋषि गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और उसको रोकने के लिए सपना भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है।
भैया रुक जाओ, ऐसा मत करो। जंगल में परी नहीं बल्कि जंगली जानवर रहते हैं। आप कभी भी मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो भैया? जब माँ आएंगी तो वो बहुत परेशान होंगी। रुक जाओ ना भैया, प्लीज भैया। इस तरह सपना ऋषि को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ऋषि उसकी एक नहीं सुनता और वो सीधा जंगल की तरफ बढ़ता जाता है। ऐसे ही ऋषि चलते चलते जंगल के काफी अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सपना भी उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाती है, लेकिन अचानक से सपना का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। फिर जब सपना उठकर वापस से ऋषि का पीछा करने लगती है तो वो देखती है कि ऋषि उसकी आंखों से गायब हो गया है। ये देखकर सपना बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, हे ऊपर वाले, अब मेरे भैया कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे। अब मैं इतने बड़े और घने जंगल में उनको कैसे ढूंढूंगी? और अगर किसी जंगली जानवर ने भैया को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं क्या करूंगी? माँ को क्या जवाब दूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कैसे भी करके भैया को ढूंढना ही होगा। इतना कहकर सपना जंगल में ऋषि को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे ऋषि कहीं नजर नहीं आता। फिर सपना थककर नदी के किनारे चली जाती है। तभी उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर सपना कहती है, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये किसकी आवाज है? इस आवाज को तो सुनकर लग रहा है कि कोई बहुत तकलीफ में है। मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर सपना उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि एक बुजुर्ग औरत जिसका एक पैर पत्थर के नीचे दबा हुआ है, वो दर्द से तड़प रही है। उसे दर्द में देखकर सपना उसके पास जाती है। फिर सपना उस बड़े से पत्थर को पूरी ताकत लगाकर बूढ़ी औरत के पैरों से हटा देती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत सपना से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज तुम्हारी वजह से मेरा ये पैर सही सलामत है। पर अम्मा, इतना बड़ा पत्थर आपके पैरों पर कैसे गिरा और आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है। सपना के इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाती है और उड़ते हुए सपना से कहती है, मैं इस जंगल में रहने वाली परियों की दुनिया की रिमझिम परी हूँ और सदियों से इसी जंगल में रहती आ रही हूँ। और अक्सर लोग मुझे इस जंगल में ढूंढते हुए यहाँ आते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे और वो लोग मुझसे जो भी कुछ मांगेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आने वाले हर एक इंसान की परीक्षा लेती हूँ। जो मेरी परीक्षा में पास होता है मैं उसी की इच्छाओं को पूरा करती हूँ। लेकिन आज तक तुम्हारे अलावा कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास नहीं आया जो मेरी इस परीक्षा में पास हो सके। लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छी और दयालु इंसान हो और तुम मेरी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए तुम मुझसे जो भी कुछ मांगना चाहती हो वो मांग सकती हो। नहीं परी जी, मैं तो बस यहाँ अपने भैया को ढूंढने आई थी जो कि आपकी तलाश में इस जंगल में आया था। और आपको पता है कल रक्षाबंधन है और मैं अपने भैया को खोना नहीं चाहती, इसलिए आप बस मुझे मेरे भाई का पता बता दीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सपना की ये बातें सुनकर रिमझिम परी बहुत खुश हो जाती है और वो सपना को एक जादुई राखी देती है और कहती है, सपना, ये कोई मामूली राखी नहीं बल्कि परियों की दुनिया की जादुई राखी है और तुम इससे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। परियों की दुनिया की ये राखी तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी। फिर तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना बोलकर रिमझिम परी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सपना उस जादुई राखी से कहती है,
हे परियों की दुनिया की जादुई राखी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरे भैया को सही सलामत हमारे घर पर पहुँचा दीजिए। सपना के इतना कहते ही वो जादुई राखी ऋषि और सपना को सही सलामत घर पर पहुँचा देती है। और जब वो दोनों सही सलामत घर पहुँच जाते हैं तो ऋषि बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अरे बहन, मैं तो जंगल में था, तो मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे भैया, परियों की दुनिया की इस जादुई राखी की वजह से। आपको पता है, ये जादुई राखी मुझे परियों की दुनिया की जंगल की परी ने दिया है। फिर सपना ऋषि को जंगल में परी की सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर ऋषि बहुत खुश हो जाता है। फिर जब शाम को उनकी माँ सुमित्रा काम से घर वापस आती है तो सपना यही बात अपनी माँ को भी बताती है, लेकिन सुमित्रा को अपने बच्चों की बात पर विश्वास नहीं होता है और वो उन्हें सोने के लिए कह देती है। अगली सुबह रक्षाबंधन का त्योहार होता है, लेकिन उनके घर में ना ही मिठाई होती है और ना ही उनके पास नए कपड़े होते हैं, जिसके पास सपना अपनी माँ से कहती है, माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे पास अब परियों की दुनिया की जादुई राखी है ना, और इसकी मदद से हम अपना रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। इतना कहकर सपना उस जादुई राखी की मदद से सबके लिए नए कपड़े और बहुत सारी मिठाइयाँ मांगती है और साथ ही एक आलीशान बड़ा सा घर भी मांगती है, जिसके बाद सभी लोग नए नए कपड़े पहन लेते हैं। फिर सपना खुशी खुशी अपने भाई की कलाई पर एक खूबसूरत सी राखी बांधती है और रक्षाबंधन के उस खूबसूरत त्योहार को हंसी खुशी से सेलिब्रेट करती है। ये सब देखकर उसकी माँ सुमित्रा को भी विश्वास हो जाता है कि सच में ये कोई मामूली राखी नहीं, बल्कि परियों की दुनिया की एक जादुई राखी ही है। और इस तरह वो लोग मिलकर अपना रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। अगर और भी लोग पूरे भारतवासियों को विश करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल लिख सकते हैं। थैंक यू। सोनम नाम की एक स्मार्ट लड़की अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस लौटी थी। उसने जब गांव के बच्चों को खेतों में काम करते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। इन मासूम बच्चों की तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और ये यहाँ खेतों में काम कर रही है। ये तो हमारे आने वाले कल का भविष्य है। सोनम उन बच्चों के पास गई और उनसे बोली, हेलो बच्चों, इधर आओ। तुम खेतों में काम क्यों कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या? तभी उनमें से चिंटू नाम का एक बच्चा बोला, नहीं दीदी, हमारे गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, इसलिए जमींदार के खेतों में काम करते हैं और अपने माँ बाप की मदद करते हैं। लेकिन अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम में से कोई कलेक्टर या अफसर या फिर नेता बनकर इस गांव में स्कूल खोल सकता है। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम लिली था वो बोली, दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला हम कलेक्टर या फिर अफसर कैसे बन सकते हैं? बच्चों, पढ़ लिख कर अफसर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि तुम में से कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। सोनम बच्चों को ये सब समझा रही थी कि तभी वहीं खड़ा जमींदार का खास आदमी, जो कि जमींदार का मुनीम था, वो सब कुछ सुन रहा था। सोनम को बच्चों को पढ़ने लिखने की सलाह देते देख मुनीम तुरंत भागकर जमींदार गिरधारी लाल के पास पहुंचा और बोला, जमींदार साहब, वो गौतम की बेटी सोनम शहर से पढ़ाई करके गांव वापस आ गई है। अरे तो मैं क्या करूं, उसके स्वागत में ढोल नगाड़े बजाऊं क्या? लेकिन जमींदार जी, दिक्कत वाली बात ये थी कि सोनम आपके खेतों में काम करने वाले बच्चों को भड़का रही थी। मुनीम के इतना बोलते ही कुर्सी पर बैठा जमींदार गिरधारी लाल खड़ा हो गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
फिर शाम होते ही जमींदार गिरधारी लाल अपने कुछ आदमियों के साथ सीधा गौतम के घर पहुंच गया। तभी जमींदार का मुनीम गौतम को आवाज लगाते हुए बोला, अरे गौतम, घर पर हो क्या? देखो तुमसे मिलने जमींदार साहब आए हैं। इतना सुनते ही गौतम घर से बाहर आया और जमींदार गिरधारी लाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। धन्य हो महाराज, जो आप हमारे घर पधारे। जमींदार जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गौतम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुनीम जी ने बताया कि तुम्हारी बेटी सोनम गांव के बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। जमींदार जी, भला मेरी बेटी को क्या मिलेगा गांव के बच्चों को भड़काकर? आप अपनी बेटी को बुलाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद गौतम की बेटी सोनम बाहर आई। जमींदार गिरधारी लाल को वहाँ देख सोनम थोड़ी हैरान हो गई। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? हाँ मैं, और मैंने सुना है तुम गांव के बच्चों को क्यों भड़का रही थी? जमींदार जी, मैं किसी को नहीं भड़का रही थी। मैं तो बच्चों को ये बता रही थी कि इतनी छोटी सी उम्र में काम करने की बजाय पढ़ाई लिखाई करो और इस गांव का नाम रोशन करो। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सोनम, लेकिन इस गांव में स्कूल ही नहीं है, और तो और दूर दूर तक भी कोई स्कूल नहीं है। बच्चे आखिर कहाँ पढ़ेंगे? तो फिर इस गांव में स्कूल खुलवा दीजिए। आप तो इतने पैसे वाले हैं। क्या तुम क्या कह रही हो? शहर जाकर पढ़ लिख कर अपने आप को बहुत बड़ी समझने लगी हो क्या? जमींदार साहब, आपकी बातों से लगता है आप जानबूझकर गांव में स्कूल नहीं खोलना चाहते, जिससे बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो गांव के सभी बच्चों से अपने खेतों में मजदूरी करा सको। क्यों, सही कहा ना मैंने? फिर आपकी जमींदारी धरी की धरी रह जाएगी। मेरा तो सपना है गांव के बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना, ताकि वो आगे चलकर गांव के लिए कुछ कर सके। देख रहे हो ना गौतम, अपनी बेटी को कैसे मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। जमींदार साहब, सोनम आपसे बदतमीजी नहीं कर रही, वो तो बस आपकी बातों का जवाब दे रही है। चलो मुनीम जी, आज के बाद गौतम की या उसके परिवार की कोई मदद नहीं की जाएगी। इतना कहकर जमींदार गिरधारी लाल अपने आदमियों को लेकर गुस्से में वहाँ से चला गया। वहीं रात में सोनम अपने माता पिता से बातचीत कर रही थी। माँ, बाबूजी, अगर आज के जमाने में भी इन बच्चों को पढ़ाया ना गया तो ये गांव पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। ना ही यहाँ पर किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं और ना ही बच्चे, और आने वाली पीढ़ियाँ बस इस जमींदार की गुलामी ही करती रहेंगी। कल से मैं इन सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगी। फिर अगले दिन सोनम ने एक पेड़ के नीचे सभी बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया। पहले दिन ही सोनम ने सभी बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया और उन्हें समझाने लगी। मैं आप सभी माता पिता से एक बात कहना चाहती हूँ। आप सबको काम करना है तो आप लोग कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए। अगर ये सब बच्चे पढ़ लिख गए तो आपका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अगर ये बच्चे ऐसे ही काम करते रहे तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जिंदगी भर ये यही करते रहेंगे। ये सुनकर सभी बच्चों के माता पिता को बहुत खुशी हुई। बेटी, अगर तुम शहर से पढ़ाई करके नहीं आती तो हमारे अंदर ये समझ कभी नहीं आती। आज से हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं सभी गांव के बच्चों को इसी पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी और मैं किसी से भी फीस के पैसे नहीं लूंगी। मैं चाहती हूँ ये पढ़ लिख कर आगे बढ़े और गांव का नाम रोशन करे। सोनम की बातें सुनकर उन बच्चों के माता पिता के अंदर भी आत्मविश्वास भर गया। उसके बाद सोनम गांव के बच्चों को हर रोज एक पेड़ के नीचे पढ़ाने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ सोनम के पास आया और बोला, देख लड़की, ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ बच्चे नहीं पढ़ा सकती। लेकिन जमींदार साहब, आपका ये डर देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको यही डर है ना कि बच्चे पढ़ लिख गए तो आपकी जमींदारी खत्म हो जाएगी? तो ठीक है, मैं कोई और जगह देखती हूँ जहाँ मैं बच्चों को आराम से पढ़ा सकूँ बिना किसी रोक टोक के।
फिर अगले दिन से सही जगह न मिलने पर उन बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। खुद को बड़ी समझदार समझ रही थी, अब आई ना अकल ठिकाने। और अगर इन बच्चों को पढ़ने दिया तो कल को मुझे ही गांव से लात मारकर बाहर फेंक देंगे। जहाँ जमींदार गिरधारी लाल बहुत खुश हो रहा था, वहीं बेचारी सोनम उदास रंग बिरंगी फूलों के बगीचे में बैठी हुई थी। तभी सोनम ने जैसे ही एक फूल को हाथ लगाया तो अचानक से उस फूल से एक सुंदर सी परी निकलकर बाहर आई। कौन हो आप? मैं जमींदार की पत्नी हूँ। मैं भी अपने पति की तरह गांव वालों पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत थी। इसलिए ऊपर वाले ने मुझे एक फूल बनने का श्राप दे दिया और प्रायश्चित करने के लिए ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि जब कोई ऐसा इंसान तुम्हें छुएगा जो इस गांव का भला चाहता हो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी और उसके बाद तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम इन सभी फूलों को इकट्ठा करके एक स्कूल बनाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सोनम, पहले के लोग घास फूस से ही झोपड़ी बनाकर रहा करते थे, तो तुम इन फूलों से स्कूल क्यों नहीं बना सकती? पहले तुम स्कूल बनाओ, फिर तुम मेरा चमत्कार देखना। सोनम पूरा दिन उन फूलों को इकट्ठा कर उसका एक बहुत सुंदर स्कूल बनाने लगी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद एक सुंदर सा स्कूल रंग बिरंगे फूलों से बनकर तैयार हो गया। फिर अगले दिन से सोनम उन बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। उस स्कूल को देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। जब ये बात जमींदार गिरधारी लाल को पता चली तो वो बौखला गया। मुनीम जी, इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। इसने कैसे फूलों का स्कूल बना लिया? तुम मेरे साथ चलो और 1 घंटे में पूरा स्कूल गिरा दो। जमींदार और मुनीम जैसे ही अपने आदमियों को लेकर स्कूल गिराने पहुँचे, तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ तुम सभी। मैं इस गांव के जमींदार की पत्नी थी और मैं भी गांव वालों पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन मेरे मरने पर ऊपर वाले ने मुझे मुक्ति नहीं दी। मेरे कर्मों की सजा मुझे मरने के बाद भुगतनी पड़ रही थी, लेकिन अब मैं परी बन चुकी हूँ। अब ऊपर वाले ने मुझे पश्चाताप का एक मौका दिया है। अब मैं सभी गांव वालों की मदद करूँगी जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। अब अगर कोई भी इस स्कूल को गिराने के मकसद से जैसे ही स्कूल को हाथ लगाएगा तो उसे जोरों का करंट लगेगा और वो बच नहीं पाएगा। इसलिए सभी स्कूल से दूर ही रहना। इसी में तुम सबकी भलाई है। ये सुनते ही मुनीम अपने साथ लाए हुए आदमियों को लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जमींदार बोला, अरे नहीं, हमें माफ कर दो। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। मुझे भी तो कल मरना है। जमींदार की माफी मांगते ही परी को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर अब गांव के सारे बच्चे फूलों के स्कूल में पढ़ने लगे। उस दिन के बाद से जमींदार गिरधारी लाल ने कभी सोनम को परेशान नहीं किया और सोनम हंसी खुशी बच्चों को परी के जादुई फूलों के स्कूल में पढ़ाने लगी। हर बुरा रास्ता किसी अच्छे मोड़ का इंतजार करता है। बस कदम बढ़ाओ बेझिझक, मंजिल खुद ब खुद रास्ता दिखा देती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।